बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 2। बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में इंशाल्लाह आप सबसे साइंस का एक ऐसा किरदार है साइंस में जो मरकज़ी किरदार है साइंस का। ठीक, पूरी साइंस में बड़ा अहम, पूरी साइंस का बहुत अहम प्लेयर है ये। ठीक है, जैसे एक गेम में होता है ना, मैन ऑफ द मैच होता है। ठीक है, पूरी गेम में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी प्रोमिनेंट होती है। अगर हम एटम को देखें ना, तो पूरी साइंस में इसकी परफॉर्मेंस अमेजिंग है। ये जो किरदार अदा करता है, पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच इसी के बिहेवियर के ऊपर है। ठीक, और आप देखें बायोकेमिस्ट्री से आपकी बायो निकलती है जाके, उसमें आपका डीएनए है और एक नया यूनिट बन जाता है, वो उसको हम सेल कहते हैं। ठीक, सेल एक नया यूनिट है और वो एक ज़िंदगी का यूनिट है। फिर हम फिज़िक्स की कई ब्रांचेस को देखते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, ऑप्टिक्स है, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, ये सारी ब्रांचेस, और प्लाज्मा फ़िज़िक्स, इन सब का ताल्लुक़ इसी पार्टिकल से है। आप यूँ कह सकते हैं एटम साइंस की कहानी में एक ऐसा चौराहा है जहाँ से कई सड़कें निकलती हैं, सारी अहम सड़कें। वो कराची में एक जगह है, उसको हम कहते हैं, वैसे तो उसका नाम नेटिव जेटिव ब्रिज है, लेकिन नेटी जेटी ब्रिज कहते हैं उसको सिंपली। वहाँ से पूरे कराची के लिए सड़कें निकलती हैं, पूरे शहर में। ठीक, नेटवर्क है बहुत, पोर्ट भी है वहाँ पे, कई सड़कें निकलती हैं, बहुत बड़ा गोल रास्ता है और वहाँ से हर तरफ के लिए सड़क निकलती है। ठीक, वहाँ एक बहुत पुराना टावर है, मेरीवेदर टावर। ठीक है, और ये वो जगह वहाँ पे है। ठीक है, मेरीवेदर टावर। और आपको अगर आप वहाँ पहुँच जाएं तो आपको कराची के हर इलाके की बस, हर इलाके की गाड़ी मिल जाती है। ठीक, हार्ट है वो सिटी का, क्या है, हार्ट, शहर का दिल वो जगह है, और जो पोर्ट है वो भी वहीं पे। ठीक है, पोर्ट भी वहीं पे। साइंस का, अच्छा आपको याद है जैसे क्रेब्स साइकिल था, हाँ, क्रेब्स साइकिल पूरी बायोकेमिस्ट्री यानी सेल के तमाम रिएक्शंस का सेंटर है। यस। बाकी सारे रिएक्शन जो है ना, हालांकि बायोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस का एक बहुत बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए उसको, एक तूफान है। यस। ठीक है, मतलब इतनी एक्टिविटी हो रही है बायोकेमिस्ट्री में, सेल के अंदर इतने रिएक्शंस हो रहे हैं, इतने रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक, कि हम उन उन रिएक्शंस में सिर्फ ये भी नहीं बता पाते कि पूरा आखिर में हो क्या क्या रहा है, सब क्या क्या हो रहा है, सिर्फ इतना भी नहीं बता सकते कैसे और क्यों। तो अगली बात होती है ना, पहले तो होता है क्या। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ 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 क्या हो रहा है। मतलब ये बहुत बहुत बड़ा, पूरे एक साइंटिस्ट की ज़िंदगी को ले लेता है ये सवाल कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्या इट विल टेक योर लाइफ। ठीक, और इतने ह्यूज रिएक्शंस को का इंजन कौन है, क्रैब साइकिल है, यही है ना, ऐसा ही था ना। यस। ठीक, क्रैब साइकिल बंद, सारे रिएक्शंस बंद, मीन सेल मर गया। ठीक है, सेल की मौत, क्रैब साइकिल का ख़त्म होना है। ठीक है, यस। याद आ गई ना वो बात। ठीक है, क्योंकि ये हार्ट था क्रैब साइकिल, सेल की, सेल के तमाम मेटाबॉलिज्म्स का और सब कुछ का। ठीक है, साइंस का जो हार्ट है ना वो एटम है। ठीक है, एटम के कॉन्सेप्ट से हम पूरी थर्मोडायनामिक्स अब इसी के बिहेवियर से आएगी। ठीक है, और अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं वो हम सिंगल एटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यस। ठीक, और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स की बात हो रही है। ये बातें आपको नहीं समझ में आएंगी जो मैंने दो लफ्ज़ बोले।
कुछ भी नहीं आपको अंदाज़ा होगा इस बारे में। लेकिन एक चीज़ है कि ये एक ऐसा बरकतों वाला चैप्टर है, इल्म के लिहाज से इतना अमीर चैप्टर है, बहुत अमीर चैप्टर है, पढ़ने वाले को भी बहुत अमीर कर देता है ये। और वो ये इस तरह के बहुत ही एडवांस किस्म के टेक्निकल लफ्ज़ों का मीनिंग भी समझने लग जाता है वो इंसान। और दुनिया में इस वक्त जो साइंसदान सबसे एडवांस तरीन काम कर रहे हैं, उसको उसका भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त वो इस साइंस की एक टेक्नोलॉजी की जो चोटी है, मैं साइंस की नहीं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की जो चोटी है ना, उसकी झलक पा लेता है वो। ठीक है, उसकी झलक पा लेता है। इसलिए ये टॉपिक बड़ा अमेजिंग टॉपिक है और है एक खूबसूरत स्टोरी। मज़े की बात यह है, एक टाइम लाइन में होने वाली स्टोरी है। जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हम इसमें ज़्यादा इक्वेशन फार्मूले ये चीज़ें नहीं आएंगी, कॉन्सेप्ट टूटे हुए भी नहीं आएंगे। ठीक है, फिज़िक्स के अंदाज में चलेगा। एक के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और सारी कहानी जब ख़त्म होगी आपको एटम के बारे में बहुत सारा तारुफ मिल चुका होगा और आपकी एटम के साथ पहली मुलाकात हो चुकी होगी इंशाल्लाह, और आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ चुका होगा। दैट्स वाई इट्स वेरी अमेजिंग। इस स्टोरी में बहुत सारे हीरोज़ भी हैं, हर स्टेप पर एक हीरो है। जैसे ग्रेविटी के हीरो न्यूटन साहब हैं। ठीक, इसी तरह E=mc², आइंस्टाइन के सर पे E=mc² का ताज सजा हुआ है। ठीक, इस तरह आपको फिज़िक्स की दुनिया के कई बेताज बादशाह भी मिलेंगे इसमें, इस स्टोरी में कई किंग्स भी मिलेंगे, किंग्स ऑफ फिज़िक्स। अब आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि स्टोरी बड़ी कमाल की स्टोरी होगी। ठीक, और साइंस में इस तरह की चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक, जिनमें किरदार भी सामने हो। ठीक है, जैसे सेल थ्योरी में था, है ना, श्लाइडन, श्वान एंड विर्को। अब एटम की स्टोरी भी कुछ उस तरह है। ठीक है, उसमें भी आपको याद होगा। ठीक है, रेनी डिट्यू जिसने लाइसोसोम्स डिस्कवर किए थे, है ना, मिस्टर गोल्जी साहब थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन्होंने डिस्कवर किए। अब ये देखें, मैं कुछ पीछे ले आया हूँ, आपको कुछ चीज़ें बाकी थी। ठीक है, आपको कल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था एवोगैड्रो का। कौन सा? एवोगैड्रो नंबर। यस सर। एवोगैड्रो नंबर में जो की बात है ना, ठीक है, की बात है सबसे अहम। और इस चैप्टर में मैंने जब भी चैप्टर पढ़ाया है, केमिस्ट्री पढ़ाई है, मुझे हमेशा एवोगैड्रो नंबर क्यों फिक्स होता है और एवोगैड्रो नंबर हमें कैसे पता चला है, मुझे हमेशा सिर्फ यही बात बताने में थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। वरना बाकी कॉन्सेप्ट बहुत केमिस्ट्री का आसान होता है। केमिस्ट्री में ऐसी उलझी हुई चीज़ें या ऐसी मुश्किल थ्योरीज नहीं है। फिज़िक्स में, साइंस में, बायोलॉजी में तो भरमार है नामों की। ठीक है, इसलिए वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज पोज करती है हमारे सामने। असल में मुश्किल थ्योरीज फिज़िक्स में हैं, लिटरली फिज़िक्स में ऐसी थ्योरीज हैं जिनको जब वो थ्योरीज आई तो बड़े बड़े साइंसदान उसको नहीं समझ सके। ऐसी थ्योरीज हैं फिज़िक्स में जो अभी तक नहीं समझ में आई। चीज़ें बन चुकी हैं बट वो समझ नहीं आई अभी तक। मसलन क्वांटम फिज़िक्स है जिसका अभी हम नाम ले रहे थे, एटम से निकली है। अभी हम स्टोरी ऑफ एटम स्टडी करेंगे ना। ठीक, तो उसमें एक फ़िज़िक्स की एक ब्रांच निकली है, एटम से ही निकली है, क्वांटम फिज़िक्स। ये वो फिज़िक्स है जो एटम के अंदर इस्तेमाल होती है। एक फ़िज़िक्स वो है जो एटमों से बाहर है। ठीक, एक फ़िज़िक्स है वो एटम के अंदर की फ़िज़िक्स है, उसकी अपनी फ़िज़िक्स और एटम उसके अपने कानून है। फिर ये वो फिज़िक्स है जो इंसान को डिस्कवर हुए, इंसान ने इसको 100 साल हो गए, इंसान ने इस फिज़िक्स को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, सन 1900 में ये फिज़िक्स डिस्कवर हुई है। ठीक है, इसको मॉडर्न फिज़िक्स भी कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, 1900 से लेकर आज कितना है, 2022 है।
122 साल हो गए, ठीक है, Yes. सीधे सीधे 122 साल हो गए, अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया ये फिज़िक्स इतनी अजीब क्यों है, ठीक, ये कैसे काम करती है, हमें नहीं पता इसका। लेकिन हम रियाजी के फॉर्मूले बनाते हैं, और हमने कंप्यूटर भी बनाया है, कंप्यूटर इसी फिज़िक्स से बनता है, ठीक। अमेजिंग बात ये है, जो कंप्यूटर की चिप है ना, Yes. जो सारा कमाल दिखाती है, वो क्वांटम फिज़िक्स से चलती है, ठीक है। हत्ता कि अजीब बात बताऊँ आपको, आप जब मेमोरी कार्ड में डेटा स्टोर करते हैं, पिक्चर्स, ठीक है, वीडियोस स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर क्वांटम फिज़िक्स से आपका डेटा स्टोर होता है। Yes. यही फिज़िक्स इस्तेमाल होती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ये देखो, हम सेल फ़ोन हर कोई यूज़ करता है ना, लेकिन कितने लोगों को पता है कि ये काम कैसे करता है, नहीं पता ना। बस ये वो फिज़िक्स है जो साइंसदान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो सदी से ऊपर हो गया, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज़, Yes. ठीक है, काम कैसे करती है। केमिस्ट्री में इतनी मुश्किल बातें नहीं हैं, ठीक है। मिल गए बलून, इस पे मैं वापस लाना चाहता था आपको, कुछ पिछले चैप्टर की बातें बाकी हैं, फिर हम इंशाल्लाह उनको कवर करके नए चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ मैं इतनी बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता हूँ, क्या बलून की एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ गई थी? Yes. उसमें सिर्फ आपको, उसमें सबसे कमाल की बात यही थी कि हम किसी भी चीज़ का जो 1 मोल उठाते हैं ना, हम गैसियस स्टेट में, ठीक, मतलब एटम इतने छोटे हैं कि फिक्स नंबर में उठाना मुश्किल है Yes. ना, गिन के उठाना मुश्किल है एटमों को या मॉलिक्यूल्स को, गिन के उठाना पॉसिबल नहीं है। अंडे गिन के उठा सकते हो, पेंसिलें गिन के उठा सकते हो, ऑरेंज गिन के उठा सकते हो, ठीक है, टॉफ़ियाँ गिन के उठा सकते हो, Yes. लेकिन एटम्स को गिन के नहीं। नहीं उठा सकते हो आप, ये बहुत छोटे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि गैसियस स्टेट में पॉसिबल है, क्या कैसे? जी, ये डिस्कवर हुआ कि गैसियस स्टेट में पॉसिबल है। और मैंने आपको ये एक इक्वेशन की मिसाल दी थी आपको, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब आप इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन है, याद आया ये, ठीक, जब आप इस इक्वेशन को ज़रा छेड़छाड़ करते हैं तो इजीली आपको एक शक्ल मिलती है। मसलन आपने वॉल्यूम को ले लें, आप अलग कर लें, ठीक है, पी इधर ले लें आप, ठीक है, पी इधर ले लें, और बाकी सॉरी आप वी को इधर कर लें, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं, ठीक है, वी इधर रहने दें, एन आर और टी के नीचे आप पी डिवाइड में ले जाएं, ठीक है। Yes. अब आप सारी चीज़ें फिक्स कर लें, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, टी फिक्स कर लें, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपसे कहा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। Yes. तो अगर टेम्परेचर 0 है और प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है, आपने लैब का इन्वायरमेंट इस तरह सेट किया है, ठीक, तो आपका जो बलून है ना, उसमें अगर 1 मोल गैस होगी, भले जो भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है, ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम 1 हुआ, उसका मोल अगर 1 हुआ, और आपको पता है मोल 1 कब होता है, 6.02 10 की पावर 23 पर, ठीक, उसका मास जो भी हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास, एटम का साइज जो भी हो, छोटा है बड़ा है जो भी है, जैसे ही मोल 1 होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर हो जाएगा। अब आप खुद बताएं कि उठाना आसान हो गया कि नहीं। Yes. हमें गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उसका वॉल्यूम उठाएंगे और हमें तादाद फिक्स मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. दैट वाज द की। एवोगैड्रो नंबर इस तरह, ठीक है, ईजिली डिस्कवर हो जाता है। अब जब आपको ये पता चलता है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब हम गैसेस को उसको तोलते हैं तो उनका जब मास निकलता है वो उनके AMU, उनके EM. एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, उनका फॉर्मूला, मास जो होता है, उनका एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, चाहे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, एटम है तो एटॉमिक मास होगा, उसके ग्राम्स के बराबर होता है। मसलन 12 कार्बन का है तो 12 ग्राम होगा, Yes. कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है तो 44 ग्राम निकलता है, Yes. ठीक है।
और उसके बाद ये सारी बातें हुई थी और कई हमने चीज़ें सॉल्व की थी, ठीक है। और एक्चुअली वो इस इक्वेशन का यूज़ मैं आपको बताना चाहता था। और इस तरह ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए एक नेमत साबित होता है कि हम बहुत ईज़िली मास से तादाद कैलकुलेट कर लेते हैं और तादाद से मास कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। किसको इस्तेमाल करते हैं? इसी मोल को, ठीक है। ग्राम होगा तो हम उसके एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे, ठीक है। मसलन आपके पास सोडियम है तो कितने 23 के सेट निकलेंगे, उतने मोल बन जाएगा वो। उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तादाद, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया था आपको? क्लियर है? ये कोई बात बताने की ज़रूरत तो नहीं इसमें। ये इस डायग्राम को समराइज़ किया था हमने, ठीक है। अच्छा, इस तरफ जो काम आप करते हो ना उसका उल्टा वापसी में करते हो। मोल से तादाद एंड तादाद से मोल। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हो चुका था हमारा, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट 6 ग्राम ऑफ वाटर। 6 ग्राम पानी में मोल कितने हैं और मॉलिक्यूल्स कितने हैं और एटम्स कितने हैं। वेरी इजी। 6 ग्राम है, मास इसका 6 ग्राम है और हमें पता है कि मोलर मास इसका 18 ग्राम है, ठीक है। मोलर मास, तो मास को हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ठीक। 6 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, 6 3 ज़ार 18। पूरा एक मोल नहीं बन रहा है, 1/3 मोल बन रहा है, ठीक है। तो 0.1/3 आप डिवाइड करेंगे 0.33 मोल बनेगा, ठीक है। एक मोल का 33% बन रहा है, ठीक है। पूरा एक मोल नहीं बन रहा, 100% एक पूरा मोल नहीं बन रहा। जो भी है, जितना भी बन रहा है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएं, ठीक। अब आप जानते हैं ना, देखिए एक मोल बनता है इतने से, यस, ठीक है। 23 से एक मोल इतने से बनता है ना, यस, ठीक। आधा मोल कितने से बनेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे। अब ये क्या है, आधे से भी कम है, तीसरा हिस्सा है इसका, ठीक है। यस, 1/3 है, ठीक है। 1/3 आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 से। 1/3 को आप 0.33 भी लिखते हो या फिर 0.33 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से 0.33 को, ठीक है। अगर हम 0.33 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना तो ये 1/3 बनता है, ठीक है। यस, और ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो 0.33 मल्टीप्लाई हो रहा है, असल में क्या कर रहा है, इसको काट रहा है, कम कर रहा है। मैंने आपसे फिजिक्स में कहा था कि जब नंबर 0 से कम होता है तो मल्टीप्लाई होने से अगले नंबर को छोटा करता है, काटता है। याद आया आपको? मल्टीप्लाई करने से ये इसके 3 टुकड़े कर देगा और आपका आंसर आएगा 1.98 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो बताएं इसमें एटम कितने होंगे, इसका 3 गुना ज़्यादा होंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.98 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा 5.94 10⁻23। क्लियर हो गया? यस, जब कोई नंबर 1 से कम होता है ना, ठीक, जैसे जैसे आप यूँ कह लो 0.5 है। जब भी कोई नंबर 1 से कम होता है जैसे 0.5 है तो वो असल में एक फ्रैक्शन होता है, ठीक। जैसे 0.5 है, ये 1/2 के बराबर है, ठीक। यस, जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक, तो असल में क्या कर रहे होगे, आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे होगे। और जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती है तो उसका डिनोमिनेटर उस वैल्यू से जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलिए चाहे आप 12 है, मैं एवोगैड्रो नंबर को कह देता हूँ 12, मॉलिक्यूल्स की दुनिया का दर्जन है, यस, ठीक है।
आप 1/2 को जब दर्जन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएं कि दर्जन बड़ा हो जाएगा या छोटा? छोटा हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 6 6 ज़ार 12। जब आप आधा आधा यानी 0.5 को यानी 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दर्जन छोटा हो जाएगा यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर डिवाइड में होता है। यस ठीक है, इसलिए आपका आंसर असल वैल्यू का आधा हो जाएगा कट के। इस केस में 0.33 था तो उसको आप करोगे तो 1/3 आएगा, और एवोगैड्रो नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे और आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, 1.98 10 की पावर 23। और फिर इसमें 3 एटम है, 3 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किए और आपका आंसर आया 5.94 10⁻23। अगला है देयर आर 3.01 10⁻23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक तादाद है, मास गिवन नहीं है। ठीक है, तादाद है और उससे हमने मोल भी निकालना है, मास भी निकालना है। तो आपको पता है कि असल में हम इसमें रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, तादाद से मोल में यस और मोल से मास में जाएंगे। ठीक है, यस ये रास्ता होगा हमारा। और आपको ये बात पता है कि हम मोल से तादाद में कैसे जाते थे, Na को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। अब तादाद से मोल में कैसे जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कि 3 पॉइंट्स, ये जितनी भी तादाद है, ठीक है, जैसे अंडों की तादाद हो और उसको हम 12 से डिवाइड करें तो कितने दर्जन अंडे हैं ये पता चलता है। मसलन 60 अंडे हैं, ठीक, 12 से डिवाइड करोगे तो उसमें कितने दर्जन होंगे, 5 दर्जन होंगे। सही है, तो फिर बिल्कुल इसी तरह हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर, कि हम यहाँ पे एटमों की तादाद को हम मॉलिक्यूल्स की दुनिया में जो नंबर होता है उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मॉलिक्यूल्स की दुनिया का आप यूँ समझें जैसे एक दर्जन है Na। ठीक है, आप इसको 12 नहीं समझिएगा, ये नंबर बहुत बड़ा है, अभी आगे आपको अंदाज़ा होगा ये नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, हम Na से डिवाइड करेंगे तो हमें Na के कितने सेट हैं, एवोगैड्रो नंबर के कितने सेट मौजूद हैं हमें पता चल जाएगा। और एवोगैड्रो नंबर का एक सेट एक मोल होता है। ठीक है, यस 6.02 10⁻23 ये एक मोल होता है। तो हम असल तादाद यानी ये वाली तादाद यहाँ ऊपर रखेंगे और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे और हम पता लगाएंगे कि इसमें एवोगैड्रो नंबर के कितने सेट हैं और वही मोल होंगे। ठीक है, जब मोल मिल जाता है तो फिर मास भी मिल जाता है। ठीक है, उसको हम फिर ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, हमें मास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद है 3 × 10⁻23 ऊपर रखेंगे, एवोगैड्रो नंबर नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आएगा 0.5 मोल, आधा मोल है। यस अब हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल 44 ग्राम का था, यस मोलर मास याद आया। ठीक, नंबर ऑफ मोल और उसका मोलर मास उसका 44 था यस एक मोल का, तो आधा मोल कितने का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 22 ग्राम का आएगा। यस कितना इजी है, आम इंसान सोच भी सकता है क्या एटमों को गिनने का, सोच भी नहीं सकता, ख्वाब में भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्या शान है इस इल्म की, केमिस्ट्री की, कि इंसान को इतनी पावर देता है। आपको पता है कि आप किन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये फिगर्स कितनी बड़ी हैं, ये नंबर कितने बड़े हैं। एक कतरा पानी है ना, एक कतरा, यस उसमें जितने एटम्स की तादाद है, अभी आप एटमों की तादाद कैलकुलेट की है ना आपने, यस पानी की पता नहीं कितनी आई है, 10⁻23 में थी 1.98, 5.9 था शायद, आंसर ये रहा आपका, है ना, ये आया है 5.9 यानी तकरीबन 6 10⁻23, 6 खरब 6 की पावर 23 है,
कितने होंगे? 6, मैं इसको कर देता हूँ 1000, 3 ज़ीरोज़ ले लेता हूँ, ठीक है। 12 ले लूँ, 12 और नहीं 9 9 9 9 का सेट और 12 का, 12 और 9 कितने होते हैं? 21, 600, यस 600 बिलियन ट्रिलियन, 600 बिलियन का 9 और ट्रिलियन का 12, ठीक है। 600 बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी 600 बिलियन ट्रिलियन एटम्स हैं। और शायद आसमान में इतने सितारे भी नहीं होंगे, ठीक है, जितने इसमें एटम्स हैं। अंदाज़ा हुआ है yes sir, कितने बड़े नंबर्स हैं ये जिनकी कैलकुलेशन हो रही है। इसलिए जिसने ये कहा है ना कि एक कतरे पानी में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इतने एटम्स हैं जितने आसमान में तारे नहीं हैं, बात सच है, yes ठीक है। चंद ग्राम में अगर इतना है, फिर मिलीग्राम्स में भी एटम्स की तादाद बिलियंस में होगी, खरबों में, ट्रिलियंस में होगी। हाउ मैनी, और टोटल करें तो ट्रिलियंस में जाएगी। हाउ मैनी एटम्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ इट? 3 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे? आप 3 मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और इनका मास कितना होगा? आप 3 मोल है ना, और फिर आप 3 मोल को इसके मोलर मास यानी 23 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। yes हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? हाउ मैनी एटम्स, एक AMU में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के? जिसका जवाब है 1, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट है ना। और 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। समझ में आया ये आपको? क्योंकि हाइड्रोजन का अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं तो उसमें तो 1 ही एटम आएगा, ठीक। और अगर हम 1 ग्राम लें तो उसमें पूरा 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा, ठीक है, फिक्स तादाद में। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? 16 ग्राम ऑक्सीजन में क्या होगा? 1 मोल बनता है। जब 1 मोल बनता है तो 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा पूरा। और 8 ग्राम सल्फर में कितना आएगा? सल्फर का मास होता है 32, ठीक है। तो 32 को आप अगर डिवाइड करें, ठीक है, 32 पे इसका 1 मोल बनेगा सल्फर का, ठीक है। अगर 8 ग्राम है तो फिर इसका 1 मोल पूरा नहीं बनेगा, ठीक है। yes सॉरी 8 ऊपर आएगा ना, मोलर मास तो 8 है, सॉरी मास इसका 8 ग्राम है और मोलर मास है 32, ठीक है। तो ये 1/4 मोल बनेगा, ठीक है, 1/4 मोल, ठीक है। 1 मोल का चौथा हिस्सा, ठीक है। अब yes 1 मोल एवोगैड्रो नंबर है ना, उसके आप 4 टुकड़े करें तो 1 टुकड़ा, मतलब आप एवोगैड्रो नंबर को 4 से डिवाइड कर लें। yes और अगर आप इस नंबर को पॉइंट में, डेसिमल में चेंज करें तो 0.25 आता है, 25%, ठीक है। तो आप इसको 0.25 को, 0.25 मोल बन रहा है ना, आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसके इसके एटमों की तादाद आ जाएगी, ठीक है। सल्फर के एटमों की तादाद आ जाएगी, आपको तादाद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन? एक एटम, कार्बन के एक एटम से क्या मुराद है? और 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन से क्या मुराद है? 1 एटम ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन का सिर्फ एक एटम, ठीक है। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है उसके मास के, उसका मास है ना 12 AMU, yes तो उतने ग्राम्स कार्बन, मतलब उसका 1 मोल, मतलब उसका एक पूरा मोलर मास, ठीक है, मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। हम मोल को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। मसलन ऑक्सीजन का 16 है ना, ठीक, एटॉमिक मास yes AMU, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 16 ग्राम, ठीक। yes और यही इसका मोल भी बन जाता है, ठीक।
तो इसको 1 ग्राम एटम भी कहते हैं, ठीक है। ग्राम एटम Atom. ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Yes, sir. ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम का होगा, ठीक है। If 16 gram of oxygen contains 1 mole of oxygen atoms, calculate the mass of 1 atom of oxygen in 1 gram in grams। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा ग्राम्स में। Yes. अब देखिए, हमें पता है अगर आपने एक 1 ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, बहुत ही आसान, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 1 ऑक्सीजन एटम का मास निकालना है, ठीक है। Yes. मास निकाल रहे हैं आप 1 ओ एटम का। 16 ग्राम कितने एटमों का मास है? 16 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 16 ग्राम में आ रहे हैं उसके 6.02 10 की पावर 23, इतने आ रहे हैं ना। Yes. अगर मैं 16 ग्राम के 6.02 10 की पावर 23 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा एक ऑक्सीजन के बराबर होगा। Yes. होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे मुझे पता है अगर 60 ग्राम 12 अंडों का मास है, Yes. ठीक है, तो फिर 60 के 12 हिस्से करूँ तो 5 ग्राम का एक बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर इसके टोटल मास को अगर मैं 16 ग्राम है जो कि इसको मैं 6.02 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एटम का मास मिलेगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आप 16 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें और आपको आंसर मिल जाएगा एक ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। कर लेंगे खुद? Yes, sir. करना लाजमी है, मैं कल पूछूंगा। ओके, ये लाजमी आपने सॉल्व करना है। हाउ मेनी टाइम्स इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम? एक मोल ऑक्सीजन एटम कितना ज़्यादा भारी होगा एक मोल हाइड्रोजन से, ठीक है। यानी हाइड्रोजन के ग्राम एटम के मुकाबले में ऑक्सीजन का ग्राम एटम कितना ज़्यादा भारी है? 16 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक मोल है 16 ग्राम का, हाइड्रोजन का एक मोल है 1 ग्राम का, ठीक है। हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU। बताएं इसका एक मोल कितना बनेगा? 1 ग्राम का, इसका 16 ग्राम का, 16 ग्राम का। क्योंकि इसका एक एटम इसके मुकाबले में 16 गुना भारी है, ठीक है। सॉल्व हो गया? इसका आंसर आएगा 16 गुना, 16 टाइम्स भारी होगा, ठीक है, हैवियर होगा। आगे बढ़ते हैं। Why does 10 gram nitrogen gas contains the same number of molecules as 10 gram of carbon monoxide? 10 ग्राम नाइट्रोजन का मास 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर क्यों है? 10 ग्राम नाइट्रोजन, अच्छा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्यों है? अगर आप 10 ग्राम नाइट्रोजन ले लें, 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, दोनों में एटमों की तादाद सेम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है 16, नहीं कार्बन है 12, ठीक है। कार्बन है 12। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाई में 2 होते हैं ना ऑक्सीजन, कार्बन मोनो में 1 होता है, ठीक। अगर मैं CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको पता है। अगर मैं 2 मिटा दूँ तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ख़तरनाक गैस है बहुत। अगर बंद कमरे में जनरेटर चला दें या बंद कमरे में कोयले जला दें आप, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और अंदर बैठने वाले लोग मर जाते हैं। बहुत जहरीली गैस है, अगर सांस के ज़रिए अंदर जाए तो। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम मास निकालते हैं तो 12, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16। Yes. 12 जमा 16 हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2 28। तो 28 AMU बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का मास, Yes. ठीक। तो नाइट्रोजन का कितना होगा? नाइट्रोजन का भी
अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो एक नाइट्रोजन का मास भी इतना ही होता है, ठीक। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का होता है 14, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो N2, तो दो नाइट्रोजन, उनका भी तो 14 ही होगा ना। 14 का डबल आप करें तो 28 बनेगा, ठीक। तो अब आप देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बराबर आ रहा है, ठीक। तो नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका मास बराबर आया, यानी N2 का AMU बराबर है CO के AMU के। इसलिए अगर आप इनको आप इक्वल अमाउंट में लेंगे ग्राम्स में, ठीक, दोनों के अगर ग्राम बराबर हुए तो दोनों की तादाद भी बिल्कुल बराबर होगी। दैट्स वेरी अमेजिंग चीज़ है। ये वो बलून होंगे, मतलब दो अगर आप इनको भरेंगे तो इनका वॉल्यूम भी बराबर होगा, ठीक है। कार्बन मोनो का वॉल्यूम और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी बराबर होगा और इनका मास भी बराबर होगा। अमेजिंग है। इनकी तादाद भी बराबर होगी, इनका वॉल्यूम भी बराबर होगा, इनका मास भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। यस। कार्बन मोनो और नाइट्रोजन, अमेजिंग इक्वलिटी पैदा हो गई है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, आखिर में कुछ इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने शेयर की हैं। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, इसको पढ़ना चाहता हूँ। एग्ज़ाम के लिहाज से क्या है, अहम है, नहीं है, लेकिन इसमें नॉलेज बहुत है। द नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड as perceived through men's senses has been investigated in depth. The biggest lesson we learned in 20th century is that chemistry has become central science, and it leads to the discovery of every chemical reaction in any living and non-living things based on the formation of molecules. A reaction is the smallest living organism, or in the most developed species like man, always takes place through the process of molecules formation. Hence, it provides the basis of molecularity of the physical world. आज केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस पे प्राउड करती है, ठीक। यस। और केमिस्ट्री को प्राउड है केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स के बनने पर एंड एटम्स से मॉलिक्यूल्स के बनने पर, ठीक है। और केमिस्ट्री को ये सबक मिला फिज़िक्स से है और फिज़िक्स वालों से है, ठीक है। इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का जो बिल्कुल जैसे एक मकान होता है ना, उसकी जो फाउंडेशन होती है, ठीक है, यस। वो फिज़िक्स की बनी हुई है, फिज़िक्स वालों ने बनाई है और फिज़िक्स की बनी हुई है, ठीक है। इसकी जड़ें फिज़िक्स में घुसी हुई हैं। यस। चलें, आप ये कहने की, तो मैं यहाँ से ये कहूँ कि यहाँ से ये ऊपर केमिस्ट्री है और ये नीचे फिज़िक्स है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का दरख्त आज बेशक बड़ा मजबूत है, हाँ, केमिस्ट्री का दरख्त आज बेशक मजबूत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मोटी मोटी जड़ें किस में घुसी हुई हैं, फिज़िक्स में। केमिस्ट्री के दरख्त की मोटी मोटी जड़ें किस में हैं, फिज़िक्स की ज़मीन में है, ठीक है। और इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले, एक बात आपको पता नहीं मैं पहले बताई थी या नहीं, केमिस्ट्री वाले शुरू में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को नहीं मानते थे, नहीं बिलीव करते थे। ये कॉन्सेप्ट फिज़िक्स से आया। वो एनर्जी से रिएक्शंस बनाते थे, एनर्जी को डिस्कस करते थे वो, ठीक है। और वो यही कहते थे कि जब एनर्जी से केमिस्ट्री का काम चलता है तो हम एटम को क्यों माने कि इतना छोटा ज़र्रा है, मिलता है, गैस हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। बोल्ट्जमैन ने खुदकुशी कर ली बेचारे ने, ठीक। केमिस्ट्री वालों को मनवा नहीं सका और ख़ुदकुशी कर ली बेचारे ने, ठीक है। आज केमिस्ट्री को प्राउड है, ठीक है। आज केमिस्ट्री का सर फ़ख्र से बुलंद है, ठीक। बोल्ट्जमैन बेचारा पंखे से लटक गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन 1924 डी ब्रोगली पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। आप अभी से देखें, मैंने कहा था कि अगले चैप्टर में फ़िज़िक्स बोलेगी, यही कहा था ना।
इधर यही कह चुका हूँ ना मैं। यस और अब आप देखें अभी से ही फिजिक्स बोलने लगी है, ठीक है। ये डी ब्रोगली फिजिक्स का एक अहम जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक थ्योरी में बड़ा काम है कि मेटल की डुअल नेचर है। मैटर हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। ही एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ टू आइडियाज। He advocated that these two systems could not remain detached from each other by mathematical evidences. He proved that every moving object is attached to with its waves, and every wave has corpuscular nature as well. It formulated a basis to understand the corpuscular nature of matter. डी ब्रोगली के बारे में इसने बात कर दी है, हालांकि ये तो बहुत ही गाढ़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक। यस मैं इस बारे में अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपको बाद में याद दिलाऊंगा, ठीक है। मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता देता हूँ, ठीक है। आप ये ना समझें कि सर ने हमें गीला छोड़ दिया और खुद खुश्क निकल गए। यस कुछ ऐसे बेवफा दोस्त भी होते हैं, ठीक है, कि जब इंसान खड्डे में गिर जाए या कुएं में गिर जाए, वो बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं कि हमारे कपड़े गीले ना हो जाए इसको निकालने में, ठीक है। हाई एंड ड्राई, आई डोंट वांट टू लीव यू हाई एंड ड्राई, ठीक है। अब आप देखें कि डी ब्रोगली एक शहजादा था। डी ब्रोगली क्या था? जर्मनी में एक शहजादा था। इसका भाई असल में साइंटिस्ट था फिजिक्स का। साइंसदान डी ब्रोगली का जो भाई था ना, मोराइस डी ब्रोगली, ये था लुइस डी ब्रोगली, ठीक है। इसका भाई था मोराइस डी ब्रोगली, ठीक है। भाई असल में इसका बड़ा भाई था, वो साइंटिस्ट था, ये नहीं था। उसको देख के इसको फिजिक्स का शौक हुआ, इसने फिजिक्स शुरू की और बहुत ज़हीन निकला ये फिजिक्स में। और इसने एक ऐसी थ्योरी डिस्कवर की, जो मैं क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहा था ना, कि ऐसी फिजिक्स है कि जो नहीं समझ में आती कि क्या है, यस ठीक है। हम इसका फल खा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्वांटम फिजिक्स का फल हम खा रहे हैं। आज हम देखो जदीद से जदीद कंप्यूटर आपके हाथ में, और एक ऐसा भयानक कंप्यूटर बनने वाला है, ठीक, उसको हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। वो अगर बन गया, ठीक है, तो बहुत बड़े नामुमकिन काम है जो मुमकिन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं, ठीक है। यस ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, ये अजीब किस वजह से? इस डी ब्रोगली की बातों की वजह से थोड़ी अजीब है, यस ठीक है। ये कहता है कि मैटर, हर चीज़ के दो रुख होते हैं, मैटर के भी दो रुख हैं, ठीक है। मैटर वेव भी है और पार्टिकल भी है। यस मैटर क्या है? डी ब्रोगली ने क्या कहा है? मैटर पार्टिकल है। अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, पार्टिकल को तुमने देखा भी है। मैटर पार्टिकल भी है और मैटर पार्टिकल भी है और मैटर वेव भी है, यस लहर भी है, ठीक है। जैसे पानी में कंकर फेंकते हो तो लहरें उठती हैं ना, यस सर ठीक है। तो डी ब्रोगली कहता है कि मैटर दोनों चीज़ें हैं, पार्टिकल भी है और वेव भी है। समझ में आ गई बात आपको? यस अच्छा, साइंसदानों को तो 100 साल से समझ में नहीं आई, आपको इतनी जल्दी समझ में आ गई। मैंने बताई, आपको समझ में भी आ गई, हाँ, ठीक है। ये वो बात है जो आप कभी नहीं बोलना समझ में आ गई, ठीक है। वरना सारे साइंसदान आपके घर के दरवाजे पे आ जाएंगे, हमें भी समझा दो प्लीज़, ठीक है। हमें नहीं समझ में आई, आप प्लीज़ समझा दें कि मैटर कैसे पार्टिकल भी है और वेव भी है। बहुत अजीब बात है, ठीक है, बहुत ही अजीब बात है। मैं आपको कभी समझाऊंगा। ये इतनी ही अजीब बात है जैसे मतलब कोई इंसान कहे कि मैं जिन भूत हूँ, ठीक है। मैं इधर भी हूँ, कराची में भी हूँ, लाहौर में भी हूँ, मैं हर जगह हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस वक्त मैं 4 घरों में बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी बैठा हुआ हूँ, आपके घर में भी बैठा हुआ हूँ, ठीक, मैं अपने कज़न के घर में भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं अली भाई के घर में भी बैठा हुआ हूँ, ठीक। क्या आप मान लेंगे? नहीं ना। ये इतनी अजीब बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि केमिस्ट्री के बीच में उसने इतना पहाड़ क्यों डाल दिया, फिजिक्स का पहाड़ उठा के इसने डाल दिया बुक वाले ने। चलें, ठीक है। अब जो ये उस्तादों के लिए है, ठीक है,
कि एक बहुत बड़ा जो है ना वो बाउंसर मार दिए, ठीक है। अब ऐसा है कि अब जो उस्ताद समझाएगा वो भी फंसेगा, जो नहीं समझाएगा वो भी फंसेगा। Yes. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। बीच में डी ब्रोगलाय का नाम लेके, ठीक है, उसने ऐसे ही किए, न इधर का रहा उस्ताद न उधर का रहा, बताया तो भी गया। आप देखें कहाँ लेक्चर, मैंने सोचा भी नहीं था इतना लंबा हो जाएगा, ठीक। और बताएगा तो भी जाएगा काम से, नहीं बताएगा तो भी जाएगा काम से। दोनों सूरत में हार उस्ताद की ही होनी है। आगे आप देखें, ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव डेवलप्ड मैनी इंटरकनेक्टेड एंड वैलिडेटेड ideas about the physical and biological and physiological and social worlds, and those ideas have enabled successive generations to achieve increasingly comprehensive and reliable understanding of human species and environment. अब ये मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें यही बताया गया कि इंसानों ने बड़े कारनामे किए हैं और हमने तारीख़ में ये डेवलप किया है, और हमने बहुत सारी फ़िज़िक्स की और बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की और बहुत सारे डिसिप्लिन्स एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स एंड बहुत सारी फील्ड्स डिस्कवर की हैं और आपस में उनको इंटरकनेक्ट किया है, और उससे हमने इजादात की हैं, और उससे हमने कुदरत को समझने की कोशिश की है, उसकी बुनियाद को समझने की कोशिश की है। हमने रियाजी में बड़ा काम किया है। चलें, सब सारा आपको मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं। मोल क्वांटिटी, ये मुझे वाकई पूरी केमिस्ट्री में ना मोल का कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग लगता है। Yes. एटम्स को गिनना, अकेले एटम का मास निकाल लेना, दैट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। दैट्स रियली ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, अमेजिंग। A computer counting with a speed of 10 million atoms a second would take 2 billion years to count 1 mole of atoms. अगर एक कंप्यूटर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ एटम एक सेकंड में गिने, एक सेकंड में 1 करोड़, टक 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 टक, 1 करोड़ एटम एक सेकंड में गिने, तो 1 मोल को गिनने में उसको 2 अरब साल लगेंगे। कैलकुलेटर की क्या हैसियत है, ठीक है। कंप्यूटर अगर 1 करोड़ की स्पीड में गिन रहा है, 1 करोड़ एटम्स पर सेकंड की स्पीड से गिन रहा है, तो उसका ये हशर है 2 अरब साल। वो क़यामत में गिन रहा होगा बैठ के, हिसाब किताब चल रहा होगा, वो मोल गिन रहा होगा, ठीक है। अमेजिंग। ये इससे अंदाज़ा होता है नंबर है कितना बड़ा। जब हम लिख देते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन में 6.0 to 10 की पावर 23, लिखना तो बड़ा आसान है, कहना भी बड़ा आसान है, ठीक है। ज़रा इसका इहाता करें ना अकल से, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा नंबर है। इफ़ 1 मोल ऑफ मार्बल्स, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, if 1 mole of marbles were spread over the surface of earth, our planet would be covered by 3 miles thick layer of marbles. अगर कंचे समझते हैं आप, जिसको आपकी ज़ुबान में चिद्दे बोलते हैं। अगर 1 मोल कंचे ले आए हम, Yes. यानी 6.0 to 10 की पावर 23 कंचे हों, और उनको हम ज़मीन पे फैलाएं, Yes. पूरी ज़मीन कवर हो जाएगी, पूरी ज़मीन गोल, और ज़मीन के ऊपर तह बन जाएगी 3 मील मोटी। कितनी? 3 मील मोटी जी, 4.5 किलोमीटर ऊंची लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बादलों से ऊपर भी वो होंगे, मार्बल्स होंगे। पूरी जमीन में बादलों से ऊपर तक मार्बल्स होंगे, ये 1 मोल मार्बल्स होंगे। समझे आप कितना बड़ा नंबर है। ये इनफाइनाइट नंबर नहीं है, 6.0 to 10 की पावर 23 है। Yes. अब मैं ये 2 डिजिट तो ये हो गया ना, तो बाकी 21 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। अब बैठ के लगाओ 21 ज़ीरो, 3 के सेट बनाते जाओ, ठीक है। तो 7 सेट बनेंगे, तो आप 1 मोल लिख लोगे। लिखना तो आसान है। Yes sir. मुझे पता नहीं है मैंने कितने सेट बनाए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है 1 मोल। इसको आप पावर में लिखते हो तो जल्दी लिख लेते हो, ठीक है। ज़ीरोस डाल के लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब ये नंबर लिख तो दिया है आपने, ये जब इतनी चीज़ें होती हैं तो वो कितनी ज़्यादा होती हैं, Yes. ठीक है। ये नंबर है कितना बड़ा,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1000 है, ये आपका लाख है, ठीक है, ये आपका बिलियन है, ठीक, 3 3 3 9, हाँ बिलियन है, और ये ट्रिलियन है। अब ये ट्रिलियन हो गया तो फिर आपके पास 4 सेट और भी पड़े हुए हैं, यस ठीक है, ठीक, मुकम्मल हो गया। चंद एक ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम स्टोरी को ख़राब नहीं करेंगे, ओके। यस सर हम स्टोरी के बीच स्टोरी को ख़राब नहीं करेंगे। केमिस्ट्री इज़ ए स्टोरी लाइक फिजिक्स, ओके। असल में साइंस एक ही स्टोरी है, यस सर ठीक है, लेकिन इस स्टोरी में इनकलाब बहुत है, बीच में इनकलाब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट बदलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा इनकलाब आता है कि पुराने सारे कवानीन बह जाते हैं, ठीक है। ऐसी आंधी और तूफान आता है कि पिछले सारे कवानीन फेल हो जाते हैं। मैं सोच रहा था क्या अजीब बात है, ठीक है, शुक्र है कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स नहीं है, हाँ, यस वरना अगर आप एक बकरी के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो कभी भी एफ एम ए के बराबर नहीं होगा। फोर्स इधर लगाओ, जाती उधर है, इतनी जिद्दी होती है जब उसका जाने का मूड ना हो, यस सर ठीक है। इसलिए बकरियां पालना बड़े सब्र वाला बंदे का काम होता है। शुरू करते हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला के करम से हम आ गए अगले चैप्टर में। शुरू करते हैं, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. The name of atom was derived from Latin word atomos, meaning the indivisible. And in the beginning of 19th century, John Dalton put forward atomic theory, and according to it, all matter is made up of very small, indivisible particles called atoms. Until the end of 19th century, and it was considered that atom cannot be subdivided. However, in the beginning of 20th century, experiment performed by Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, and other scientists revealed that the atom is made up of subatomic particles like electron, proton, and neutron. इस पैराग्राफ में कहानी का पसे मंजर बताया गया है। क्या है? पसे मंजर, जी हाँ, बैकग्राउंड। चैप्टर की इब्तिदा में सदियों से इंसान मैटर को देख के सोचता आ रहा है। यस सदियों से। डेमोक्राइटस, एक डेमोक्राइटस था और एक एरिस्टोटल था, इनकी जंग थी, ठीक यस है। एरिस्टोटल कहता था मैटर कंटिन्यूअस है, मैटर मुसलसल शय है, ठीक है। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सफ़ेदा होता है ना, ठीक है, उसका जो दरख्त है, देखो सफ़ेदे का जो दरख्त होता है उसका तना मुसलसल होता है, उसमें कोई सेगमेंट नहीं होते। नहीं लेकिन जो बैम्बू है ना वो सेगमेंटेड होता है, ठीक है। बांस का पेड़ देखा है या गन्ना, यस सर उसमें सेगमेंट होते हैं ना, यस सर यूनिट बने होते हैं, ठीक है। और जो सफ़ेदा होता है, यूकलिप्टस, उसका जो तना होता है वो स्मूथ होता है कि नहीं होता? होता है, उसमें कोई बीच में सेगमेंट नहीं होते, यस ठीक। इसको कहते हैं, इसको मैं यूँ कहूँगा कि जो सफ़ेदे का तना है वो कंटिन्यूअस है, यस मुसलसल है, ठीक है, सीमलेस है, बेजोड़ है। और जो बैम्बू है, ठीक, या गन्ना है, वो सेगमेंटेड है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यस इन दोनों की, डेमोक्राइटस की और इसकी जंग ये थी कि एरिस्टोटल कहता था कि मैटर ऐसे है, ठीक है, वो कोई टुकड़ों से नहीं बना हुआ, उसमें कोई टुकड़े वुकड़े नहीं है, ठीक है, वो जो भी है वो एक ही सिंगल पीस है, ठीक है। और डेमोक्राइटस कहता था नहीं, मैटर टुकड़ों से बना हुआ है, ग्रैन्युलर है, दानेदार है, ठीक। लेकिन उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि दोनों के दरमियान कोई फैसला कर सकता। उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं था। आपको पता है साइंस का चीफ जस्टिस कौन होता है? लैब। यस
लैब सुप्रीम कोर्ट है, उधर जाके फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट की तरह अक्सर फैसले बड़े देर से आते हैं। Yes. जो बातें करते हैं लोग वो मर जाते हैं, ठीक है, और फैसला बहुत देर से आता है। और खुश नसीबों का फैसला ज़िंदगी में ही आ जाता है, Yes. ठीक है। वरना ज़्यादातर बेचारे बोल्ट्समैन की तरह या तो लटक जाते हैं या वैसे ही अंदर जाके सो जाते हैं, ठीक है। पिछले आके मुबारकबाद देते हैं उनको, मुबारक हो, आपने सही कहा था, ठीक है। ये साइंस की दुनिया ऐसी बेरहम दुनिया होती है, ठीक है। इसमें पैसे की तवक्को से नहीं आना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। इसमें वही कामयाब होता है जो इल्म को दौलत समझता है। जो मिल रहा है ना, यही दौलत है, Yes. ठीक है। वो जैसे कहा था ना उसने, चीज़ मिल रही है ना, यही रियायत है, यही डिस्काउंट है, ठीक। जो मिल रहा है यही दौलत समझो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्राइटस जो है, डेमोक्राइटस और इसकी जंग में कौन जीता, इस चैप्टर में जो फातेह है ना, Yes. ये चैप्टर फैसला कर देगा, ठीक है। ये चैप्टर फातेह का ऐलान कर देगा कि डेमोक्राइटस जीता कि एरिस्टोटल जीता। हाँ, ठीक है। ठीक है, हम आपको नहीं बताते, हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा कि कौन जीता, ठीक है। ठीक है। अब हम इब्तदा करते हैं। तो अब आगे बताया गया है कि चैप्टर में आगे एक हीरो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जंग शुरू हो गई है, Yes. इंसान कदीम ज़माने से सोचता चला आ रहा है। और फिर वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। ग्रीक्स जो थे ना, वो लैब में बिलीव नहीं करते थे। मुसलमानों ने आके जो एक अच्छा काम किया, मुसलमानों के हिस्से में ज़्यादा काम नहीं आया। आज आप देखते हैं, हम जब ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बहुत कम मुसलमानों का जिक्र आ रहा है। एक तो बदकिस्मती भी थी कि मुसलमानों की जो सदियों की तहकीक और उनका जो काम था, वो मंगोल्स ने दरियाओं में फेंक दिया था, जला दिया था, ठीक है। लाइब्रेरी का जलना बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। आप खुद अभी पढ़ रहे हो, आपको पता है एक डिस्कवरी, एक चीज़ कैसे कितनी मेहनत के बाद मिलती है। हाँ, सेल थ्योरी 3 बातें हैं सीधी सीधी, और सदियां लग गई इन 3 बातों को कहने में, Yes, sir. ठीक। अब वो 3 बातें जला दो आप, गए ना फिर, ठीक है, काम से। इसलिए एक तो बदकिस्मती भी थी, और दूसरा ये था कि मुसलमानों की कुछ वो भी था, उनका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था टुवर्ड साइंस, ठीक। कि मुसलमानों ने साइंस में, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, उन्होंने ज़्यादा ज़िंदगी एक ऐसी थ्योरी में गुजार दी, ठीक, जो कि इम्पॉसिबल थी। बड़ी अजीब बात है, बता दूं आपको, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब, बड़ा दुख होता है ये बात कहते हुए कि मुसलमानों ने, ज़्यादातर साइंस के जो ज़हीन लोग थे मुसलमानों में, वो सोना बनाने में लगे रहे कि हम कोई ऐसा नुस्खा दरियाफ्त करें, ठीक, कि हम सोना बना सकें, ठीक है। हम कोई सस्ती चीज़ें मिलाएं, 2-4 चीज़ें मिलाएं, उनको गर्म करें, ठीक है। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालें, ऐसे कोई जादू सा हो जाए, धुआं सा निकले, ठीक है। बाद में जब हम उस चीज़ को ढक्कन खोल के देखें तो अंदर सोना बन जाए, ठीक है। और हम उस नुस्खे को डायरी में लिख लें, और फिर वो जो सोना है, ठीक है, वो सिर्फ हमें बनाने का तरीका पता हो और किसी को ना हो, और हम रोज़ सोना बना के बेचते जाएं, और फिर हम पूरी दुनिया खरीद लें, ठीक है। ये शौक़ और इस इश्क में मुब्तला रहे हमारे साइंसदान ज़्यादातर अरसे में साइंस की। इसलिए ऐसा इंसान क्या साइंस की खिदमत कर पाएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जाबिर बिन हयान जैसा ग्रेट साइंटिस्ट इसी कोशिश में लगा रहा, ठीक। खुदा ने करम किया कि इनको सोने के अलावा कुछ काम की चीज़ें भी, क्योंकि जब इंसान तलाश में होता है उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, Yes. ठीक है। तो इसलिए उसको बड़े काम के फार्मूले मिल गए, उसको मेटलर्जी डिस्कवर कर लिया उसने, सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर कर लिया उसने, नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स उसने डिस्कवर कर लिए। तो कई डिस्कवरीज करने में वो कामयाब हो गया, ठीक है। लेकिन तलाश किसी और चीज़ की थी, उसको मिला कुछ और, ठीक है। Yes.
लेकिन अब आप देखिए, मैं समझता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड गोल्ड से ज़्यादा कीमती है। पूरी दुनिया की इंडस्ट्री सल्फ्यूरिक एसिड से चलती है। सल्फ्यूरिक एसिड गायब कर दो, सोना गायब कर दो, शायद दुनिया चल जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर नहीं चल सकेगी। ठीक, चीज़ की सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू नहीं देखी जाती। पानी कीमती है कि सोना कीमती है? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि कम जिक्र मिलता है। ठीक है, अगर कहीं फिर थोड़ा बहुत होता भी है तो छुपा भी दिया जाता है। ठीक है, डिलिबरेटली, जानबूझ के, डिलिबरेटली, जानबूझकर। अब हम बढ़ते हैं एटम की तरफ। ओके, पहला किरदार जो हमारे सामने आ रहा है, जे थॉमसन आ रहा है। कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। जॉन डाल्टन साहब को आना चाहिए था। मैं बीच में जॉन डाल्टन की बात करके फिर जे थॉमसन पे आऊँगा। ठीक है, जॉन डाल्टन को मैं डिस्कस करूँगा और जे थॉमसन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। मैं अभी जॉन डाल्टन के बारे में बता के लेक्चर ऑफ कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि जे थॉमसन से जदीद कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, लैब के अंदर की। आप यूँ समझ लें कि लैब के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई है। फैसला शुरू हो गया आना जब जे थॉमसन आ गया, क्योंकि ये लैब का बंदा है ये। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट था जो लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं और पक्के सबूत लेके आते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन एक इंग्लैंड का स्कूल टीचर था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट गाय। वो कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे ना भागो। ठीक है, वो ट्रक की बत्ती को तुम भागोगे ना, उसके पीछे ट्रक तो आगे भागेगा, आप बत्ती को हाथ नहीं लगा सकेंगे कभी। ठीक है, 1000 साल मुसलमानों के पास साइंस रही है, 1000 साल। ठीक है, वो पता नहीं क्या जुगनू पकड़ते रहे। वो जुगनू हाथ नहीं आया, बुलबुल। ठीक है, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। हाँ? आगे बढ़ते हैं। अनोखे लाडले के बाद अब हम जिक्र करते हैं डाल्टन साहब का। ठीक है, डाल्टन एक स्कूल टीचर था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इंग्लैंड का था। डाल्टन ने अपने अक्ल से उस ज़माने में जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, वो लैब में जितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुका था, जितना पढ़ चुका था, जितना जानता था, अपने पूरे नॉलेज को सामने रख के उसने चंद बातें की, बड़ी एक्यूरेट बातें की उसने, कमाल की बातें हैं वो। उसको डाल्टन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, थ्योरी तो नहीं कह सकते उसको, था तो हाइपोथेसिस, क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ था उस टाइम तक। ठीक है, लेकिन बहरहाल काफ़ी बहुत पावरफुल हाइपोथेसिस था। ठीक है, वो हाइपोथेसिस ये था कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। फैसला कौन बात की उसने, चीफ जस्टिस की तरह बोल रहा था। मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। पॉइंट वाइज बता देता हूँ आपको। उसने कहा मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक, एक ही एलिमेंट के पार्टिकल्स सेम होते हैं और दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इन पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ये पार्टिकल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब आप देखिए बोल्ट्जमैन से मिलती जुलती बातें कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब आपस में मिलते हैं, ये ख़ास रेशियो में मिलते हैं, ख़ास तादाद में मिलते हैं और जुदा होते हैं। इस तरह की 4-5 बातें की उसने, और आप खुद सोचें, बड़ी ख़ास बातें ये। अच्छा, अभी से ही महसूस हो गया कि डेमोक्राइटिस की बात सच लगती है कि ख़ास रेशियो में मिलते हैं और ख़ास रेशियो में। ये बड़ी ख़ास बात है असल में। यही सबसे एक बड़ा केमिस्ट्री से प्रूफ था। ठीक है, शुरू से ही वो जो साइंटिस्ट था बोल्ट्जमैन, वो भी इस बात पे बड़ी दलील करता रहा कि ये तो ख़ास तादाद में आते हैं, ख़ास तादाद में जाते हैं। मतलब आप जितने भी कोशिश करें, मसलन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दें बराबर बराबर, ठीक है, तो पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मसलन आपने 2 मोल हाइड्रोजन ले ली और 2 मोल ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, 1 मोल पानी बनेगा। ठीक है, 1 मोल वाटर बन जाएगा उससे। तो आपका 1 मोल ऑक्सीजन खाली बच जाता है, इस्तेमाल ही नहीं होता। आपको क्या मिलेगा? आपको वाटर मिलेगा, 1 मोल हाइड्रोजन पड़ा हुआ होगा, अभी भी पड़ा होगा।
हाँ, कितनी अजीब Yes. बात है ना। अगर 1 मोल हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तो शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब मैटर तो टुकड़ों से बना हुआ है। Yes. ठीक है, वरना इसको मिला लेने में क्या हर्ज था। ठीक है, ये भी साथ में हो जाता। ठीक है, अमेजिंग है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन की बात केमिकल रिएक्शन को देख के सही लगती है Yes. कि चीज़ें एक फिक्स रेशियो में आती हैं। ठीक है, कोयला है, अब हम रोज़ाना रिएक्शन करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जब जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन, हवा में बहुत सारी ऑक्सीजन है। Yes. ठीक, जितना कोयला ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, 2 से करता है, लाजमी 2 से ही करता है, Yes. ना 1 से करता है, ना आधे से करता है। ठीक है, अब आधी ऑक्सीजन से कर ले, ठीक है, C+ आधी ऑक्सीजन, नहीं, फिर भी CO2 ही बनेगा, Yes. बाकी कोयला रह जाएगा। अच्छा, अगर मैं कम ऑक्सीजन डालता हूँ, ठीक है, देखिए इसका 1 मोल डालता हूँ और इसका मैं आधा मोल डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, गैस बनेगी, बट क्या होगा, कौन बचेगा, ये बच जाएगा। अगर ये ज़्यादा डालता हूँ तो ये बच जाएगा। Yes. ठीक है, इसलिए ये अपने ये जो तादाद होती है ना, कि मैंने इतने से मिलना है, उसको फिक्स रखते हैं इस मामले में। वो जैसे लफ्ज़ होता है ना, कसम खा रखी है, एलिमेंट्स ने कसम खा रखी है। ठीक है, कि हम फलां के पास जाएंगे तो इतनी तादाद में, और फलां ने भी कसम खा रखी है कि इसके पास आऊँगा तो इतनी तादाद में लेके आऊँगा Yes. अपने बंदे। ठीक है, सब ने कसम खा रखी है कि फलां उसके घर जाएगा। मैं पीरियोडिक टेबल को हर एलिमेंट का एक डब्बा, इसको घर कहता हूँ। ठीक है, इन्होंने कसम खा रखी है कि हम फलां के घर में जाएंगे तो इतनी तादाद में जाएंगे, फलां के घर में जाएंगे तो इतनी तादाद में जाएंगे। Yes. अब जब नंबर फिक्स है तो साफ जाहिर है मैटर वही है जो आपको लगता है। ठीक है, Yes. डेमोक्रेटस बहुत ठीक था। ओके, Yes. यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आगे अभी नहीं बढ़ते। ठीक है, अब कहानी बड़ी सीरियस हो जाएगी यहाँ से आगे। ठीक है, Yes. जे थॉमसन के आने से। तो इंशाल्लाह अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम तेज़ी से इंशाल्लाह आगे बढ़ें। ठीक है, Yes. जो पैराग्राफ मैं समझा सकता हूँ सीधे सीधे समझा दूंगा, और उनको मैं रीड नहीं करूँगा आपके सामने। ठीक है, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर उसको रीड करेंगे। ठीक है, Yes. क्योंकि मेरी कोशिश ये है इन चीज़ों में कि किताब जो है ना, स्टूडेंट किताब में से कुछ भी मिस ना करे। Yes. ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता है ना, उसका हक ना मारा जाए। हम इम्पोर्टेंट के चक्कर में कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए सम टाइम चीज़ें छोड़ देते हैं। आई डोंट वांट टू लीव एनी थिंग बिहाइंड, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस जे थॉमसन।